हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। माय नेम इज श्रुत्या गुप्ता। मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। एंड आज हम बहुत ही न्यू फ्रेश चैप्टर लेकर आए हैं आज आपके लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, चैप्टर 4 बेसिक्स एंड एग्जांपल्स आज समझेंगे। इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा समझाना आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही आप हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। होता क्या है ये फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो इसमें ना मेन हमको क्या पढ़ना है पता है क्या? देखो, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? जीएसटी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे, भले ज़्यादा नहीं जानते होंगे, आप उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचे कि इतना ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में होंगे, अब आपके लेवल का तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जॉब में होंगे स्टैंडर्ड 10 के बच्चे, लेकिन जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये है। तो आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। ओके, क्या होता है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो पहले उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें लेकर देखेंगे। ठीक है, क्या है ये? आपको पता होगा कि ये आपके सिलेबस से स्किप कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड के टाइम पे आपको जो 25% चैप्टर्स जो रिमूव किए गए थे, चैप्टर्स है ना, 25% रिमूव कर दिए गए थे। क्या कोविड में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्लासेस नहीं लगते थे, स्कूल स्टार्ट नहीं होते थे, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और कुछ कुछ चीज़ों को स्किप कर दिए गए थे ताकि बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ना ले सकें। ओके, लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था आपसे कि आपको, अभी आपकी इसमें ऐड है नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था कि आपको A to Z जो आपकी टेक्स्ट बुक में है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सो हम कंप्लीट करने आ गए। ठीक है, हमने प्रॉमिस किया, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। आपके सिलेबस में हो ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या है, एटलीस्ट इसका नॉलेज तो होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आज की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा यूज चेंज लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। क्लियर है? ये जीएसटी है। तो चैप्टर 4 में टोटल आपके 4 चैप्टर हैं, देखते हैं। 4.1 4.2 में तो जीएसटी क्या है ये आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, 4.1 4.2 में जीएसटी क्या है समझ जाएंगे, और फिर 4.3 4.4 में शेयर, म्यूचुअल फंड एंड सीड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी क्या है पहले एक छोटा सा बताते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके बारे में लिखा है। तो ये क्या है? हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, गुड्स सामान, सर्विस सेवा। ठीक है, हम कुछ जो सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स लगेगा। एंड दूसरा सर्विस, जो सर्विस हमको प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, आप शॉप में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको टैक्स लगता है। आपको नहीं पता होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स भी होते हैं ना, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, सब होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। तो शॉप में जाते सामान खरीदते उसमें आपको टैक्स लगता है। एंड और क्या होता है, कुछ ऐसे जो आपकी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। और क्या है, देखो कितने सारे रोड्स बनवा रहे हैं, एरोप्लेन चल रहा है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बन रही है। ठीक है, आपके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल की जा रही है। इंटरटेनमेंट की आपकी कई सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई है ना। टोटल फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट करती, तो कहाँ से लाएगी वो पैसा? कहाँ से लाएगी? वो आपसे ही लेती है। ठीक है, आपसे लेती है और फिर उससे ही वो सारी फैसिलिटीज करती है और वही आप यूज़ करते हैं। मतलब आपका ही पैसा आप पर ही यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, और कहाँ से लेगी? है ना, हमसे ही लेके हमको ही दे रही, लेकिन हमारे अच्छे के लिए दे रही है ना, हमारे अच्छे के लिए दे रही है। तो मतलब यही है कि जो भी सामान हम लेते हैं उस पर टैक्स, एंड जो भी सर्विस हमको प्रोवाइड की जा रही है उस पर टैक्स, ये कहलाता है जीएसटी। क्लियर? एक छोटा सा टर्म तो समझ आ गया आपको। अब तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, ये बताते जीएसटी क्या होता है पता है क्या आपको? फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, अभी तो एक तो छोटा सा टॉपिक बता दिया, जीएसटी का छोटा सा एक नमूना बता दिया। देखो पहले क्या होता था, ये सारे टैक्सेस लगते थे। ठीक है, सेस ड्यूटी, वैट, क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, और सीएसटी है आपका, और क्या है ये, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीबीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सैड हो जाते हैं लोग, टैक्स पटाते पटाते बड़ा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि पूरा पैसा चला जा रहा है। सॉरी, ये वो वाला सैड नहीं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं आप लोग, तो जो टिकट का जो पैसे आप पे करते हैं ना, वो भी टैक्सेबल रहता है। सब आपको पता नहीं चलता बट वो टैक्सेबल रहता है। ठीक है, एंड लग्जरी टैक्स, कुछ लग्जरियस थिंग्स आप खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीद लिया आपने, गाड़ी खरीद लिया आपने, तो उस पर भी आपको टैक्स लगता है। क्लियर हो गया? आगे आपको सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इन द सेंस बाहर से आप कोई सामान लेकर के आते हैं, बाहर से कोई माल लेकर के आते हैं, उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। एंड सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। अब देखो ये सारे टैक्सेस पहले लगते थे, पहले राजा महाराजा के टाइम की बात बताते हैं। उस समय क्या होता था, राजा भी टैक्स लेता था, कर लेता था। ठीक है, सब उसके पहले क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले अगर किसी एक ने किसी एक अनाज को बोया
उसे थोड़े से में पूरा हो जाता है, बाकी को वो क्या करता है, उसे और दूसरी चीज़ चाहिए तो किसी दूसरे को वो दे करके फिर दूसरी चीज़ें वो ले लेता है। ठीक है, जैसे गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले मक्का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, बस काम हो जाता था उनका। ठीक है, वस्तु एक्सचेंज करते थे, काम हो जाता था। बाकी समय ये पैसे वैसे का ऐसा खेल नहीं चलता था। टैक्स लेते थे, टैक्स लेकिन उस समय का अलग रूल था। ठीक है, राजा महाराजा भी, राजा के शासन में भी क्या होता था, प्रजा की बहुत हेल्प की जाती थी, राजा भी प्रजा की हेल्प करता था। भाई राजा क्यों बनाया जाता भाई, हाँ, जब प्रजा ही राजा बनाती है तो राजा हेल्प करता था प्रजा की, तो कहाँ से करेगा, उनको एनिमी से बचाता राजा। तो ये सब के लिए व्यवस्था कौन, सैनिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो सैनिक को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा, वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, उनके लिए चीज़ें खरीदना पड़ता है, बालू गोला बारी जो भी है ना, तो सब चीज़ें खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सारे जो पैसे हैं ये प्रजा से ही लिए जाते थे। ठीक है, तो प्रजा से लिए जाते थे इन द सेंस एज द टैक्स। प्रजा को ये नहीं पता कि उसके लिए लिए जाते हैं, पता सबको है। ठीक है, अब देखो पैसा प्रजा का, हेल्प भी प्रजा की जा रही, बट महान कौन बना, राजा। होता है ना, हमारे राजा ने हमारे लिए किया, राजा ने किसके दम पे किया, उसी प्रजा के दम पे किया। क्लियर है, तो चीज़ें समझ में आ रही ना आपको। अब देखो एक आपने वो देखी होगी लगान मूवी, तो लगान मूवी में आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये टैक्स होता क्या है। ब्रिटिश शासन में भी, हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था, कितना लूटते थे हमको, कितना लूटते थे पूरा हमें, मतलब इस तरह से कि हमारी जेबें खाली हो जाती थी, खाने के लाले पड़ जाते थे। हमारे पूर्वजों की बात बता रहे हैं, है ना, लूटते थे वो अलग, टैक्स लेते थे वो अलग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया था, है ना, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगाए थे, लैंड पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगाते थे जिसके कारण प्रजा हिल जाती थी। अब फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आने लगे, चेंजेस आए, उसके बाद फिर बाकी सारी ये जो आपने देखा ना, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारे टैक्स लगने लगे। ठीक है, तो आज के समय में देखो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हमारे लिए इतनी व्यवस्था की गई, तो उसके लिए सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, टैक्स देना कंपलसरी होता है। ठीक है, और अब क्या हो गया, अब पूरा चेंज, पूरा फॉर्मेशन ही उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, ये सारे टैक्सेस जो है ना, ये मतलब इतने सारे जो ये टैक्सेस पे करते थे, जब गवर्नमेंट के पास जाते थे तो वो कंफ्यूज हो जाते, किसका पैसा किस में आया, किसका टैक्स लगा, कुछ समझ में नहीं आता था। तो अब क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, ये सारे टैक्स को क्या कर दिया गया, सब्सिट्यूट कर दिया गया, इन द सेंस इंक्लूड कर दिया गया, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। मतलब अब कुछ ये सब टैक्स आपको ऐसे नहीं पे करना, सिर्फ आपको क्या लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, तभी तो आपने देखा ना, क्या जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ये सुना है आपने, जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, सबके लिए एक प्रकार का टैक्स, सबके लिए एक नेशन और सबके लिए एक मार्केट। क्लियर, हाँ, तो ये जीएसटी के लिए देखो, कुछ पहले इसके लिए और इम्पोर्टेंट देख लो जीएसटी के बारे में। फ्रांस 1954 में वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द जीएसटी। ये जीएसटी अभी का नहीं है, बहुत पहले से चल, लेकिन हमारे देश में अभी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है जीएसटी से। अब देखो, इंडिया फॉलोज कैनेडा पैटर्न फॉर जीएसटी। जीएसटी के लिए इंडिया ने किसका पैटर्न फॉलो किया, कैनेडा पैटर्न। फर्स्ट जीएसटी बिल पास बाय आसाम स्टेट, सबसे फर्स्ट जीएसटी कहाँ से पास किया गया, आसाम से पास किया गया। जम्मू कश्मीर इज द लास्ट स्टेट टू फॉलो जीएसटी, सबसे लास्ट कौन था, जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ मुस्लिम थे ना, मुस्लिम थे, इस बात को अग्री ही नहीं करते, है ना, वो तो अपना अलग स्टेट, अपना सब कुछ अलग चाहते थे, लेकिन एट द एंड मोदी जी के आगे उनको झुकना पड़ा और ये फॉलो करना पड़ा। क्लियर, आगे देखो, द जीएसटी वॉज इम्पोज इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ 1 जुलाई को। ठीक, ये याद रखो, ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना जीके में पूछे जाते हैं। क्लियर है, आगे देखो, जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स देखने के लिए सबसे पहले हमको डायरेक्ट टैक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पता है आपको, बताया था हमने। तो इनडायरेक्ट इन द सेंस कैसा है, तो उसके लिए पहले हमको डायरेक्ट देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्स इन द सेंस आपको जो इनकम होती है ना, बहुत से लोग जॉब में होते हैं, बहुत से लोग बिजनेस वाले होते हैं, तो जिनको ना अबाउट 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा जिनकी भी इनकम होती है, अर्ली इनकम जिनकी भी 20 लाख से ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, है ना, उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्ट पे करते हैं। तो ये डायरेक्ट पे करना इन द सेंस डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो इनकम 20 लाख से अब जिनकी होती है वो डायरेक्ट किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
जीएसटी इनडायरेक्ट मतलब हमने जो आपको एक एग्जांपल अभी बताया था कि आपको भी किसी शॉप में जाते हैं, वहां से कुछ चीजें लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, सब चीजों में जीएसटी लगती है। क्लियर है? आपको पता नहीं चलता है ना, वो सारे टैक्सेबल थिंग्स है, उसमें लिखा भी होता है, देखना जीएसटी में, ठीक है? आपको पता नहीं चलता लेकिन वो टैक्सेबल होता है। और देखो क्या है, आप पे कर देते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा? ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसा कहलाएगा? ये आप शॉप वाले को देते हैं, शॉप वाले को आपको पैसा दे देते हैं, और वो फिर वो शॉप का जो बंदा होता है, जो ओनर होता है, जो भी होता है, वो फिर गवर्नमेंट को पे करता है। क्लियर हो गया? तो इनडायरेक्टली आप ही ने दिया ना, इनडायरेक्टली आप ही ने दिया, तो ये समझ में आ गया। देखिए ये डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट। हमको पता नहीं चलता, हम पे कर देते, बट हमें ये नॉलेज नहीं होता कि हमने पे किया है। अब अभी आप कभी कभी किसी शॉप पे जाएंगे, कुछ भी चीज़ें लेंगे ना, एक बार खोल के देखिएगा कि उसमें जीएसटी लिखा है कि नहीं, लिखा होता है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी सारी बातें हो गई, आपको जीएसटी क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के टाइप्स कितने हैं देखो अच्छे से, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब ये क्या है बताते सब अर्ली। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब ये क्या होता है? तो क्या है, जैसे आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, ये मतलब सेंट्रल को भी पे करना पड़ता है, स्टेट को भी पे करना पड़ता है, ऐसा। तो क्या है, आपने ये समझ लीजिए कोई भी एक चीज़ ली, समझ लीजिए आपने एक लैपटॉप लिया या एक टीवी ली, ठीक है, तो आपको अगर वो 1 लाख का पड़ता है, 1 लाख पड़ता है रियल में, और आपको वो कितना देगा, 1,14,000, ठीक है, 1,14,000 का दे रहा है। क्लियर है? 1,14,000 में वो आपको दे रहा है, रियल में वो कितना है, 1 लाख का। वो टैक्स जो जीएसटी लगा उस पर कितना लगा, 14,000। तो 14,000 जो आपका जो टैक्स लगा है ना, मतलब ये समझ लो कि 14% उसमें आपको जीएसटी टैक्स लगेगा। तो 14% तो 1 लाख में कितना होगा, 14,000 ही कहलाएगा ना, 14,000 कहलाएगा। तो ये टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया, 1,14,000। मतलब वो जो आपको जो टीवी पड़ा वो कितने में पड़ा, 1,14,000 का। तो ये जो 14,000 है ना, वो आपको वो जीएसटी है। लेकिन याद रखना, कभी भी उसमें ना 14,000 ऐसा लिख के नहीं आएगा, कभी भी ध्यान देना। कभी जो बिल होता है आपको पास, आपको बिल दिया जाता होगा, उस बिल में 14,000 कभी नहीं आता। ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी, अभी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। क्या है ये? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो हम जीएसटी पे करते हैं, है ना, 1,14,000 में जो हमने 14,000 पे किया, वो क्या होता है पता है क्या? जो बिल्स आता है उसमें लिखा रहता है क्या, आपको इसका हाफ लिखा रहेगा। मतलब कितना रहेगा, 7,000 एंड 7,000, ऐसे 2 टाइम्स लिखा रहेगा। क्यों ऐसा एक साथ क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि ये जो भी ये परसेंट होता है ना, ये दोनों में हाफ डिवाइड होता है, दोनों में इक्वल मिलता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा 0.5% और उसका 0.5% स्टेट गवर्नमेंट को भी, मतलब दोनों भी वो टैक्स लेती है। तो ये टैक्स जो है 14,000 है, बट 14,000 कभी नहीं लिखा रहेगा, आपको 7% लिखा रहेगा। मतलब 7,000 एंड 7,000, 7,000 आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा और 7,000 आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। कभी भी इसके पहले ध्यान देना, कोई भी जो बिल रहता है ना, जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस समझते हैं ना, वर्ड सुना है आपने, इनवॉइस। इनवॉइस करने की कोई बात नहीं, इनवॉइस मतलब होता है बिल, जो बिल आता है उसमें लिखा रहता है, देखना इनवॉइस टैक्स, कभी ध्यान दो। ठीक है। क्या है, पढ़ते पढ़ते हमको चीज़ें समझ में आती है कि कौन सी चीज़ों की मीनिंग क्या है। तो इनवॉइस मतलब होता है बिल। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया आपको? कोई भी चीज़ आपको देखना, एक बार फिर से बता रहे, ध्यान दो। ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों इक्वल होता है, दोनों में समान डिवाइडेशन होता है। जितना भी परसेंट रहेगा उसका, अगर वो 5%, अगर किसी भी चीज़ में 5% का टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो आपको कितना, हाफ एंड हाफ, 2.5 दोनों को 0.5% मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई तो एक बार अच्छे से देखो, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके। अब ये GSTIN है ना, ये एक टॉपिक है। GSTIN क्या होता है? जीएसटी तो आपने समझा, सुना, देखा, पढ़ा, अब आपको पूरा समझ आ गया। ठीक है। क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि चलो एक बार और बता देते हैं। गुड्स मतलब सामान, सर्विस जो कि सेवा प्रोवाइड की जाती है ना, इन सब पे जो टैक्सेस लगते हैं वो आपका जीएसटी कहलाता है। ये आपका डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट इन द सेंस जो डायरेक्ट किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट मतलब हम शॉप से चीज़ें लेते हैं, हम उसे जीएसटी पे कर देते हैं। इन द सेंस हमें नहीं पता रहता कि हमने जीएसटी पे किया है, वो
ओनर को मिल जाते हैं, शॉप वाले को मिल जाते हैं, शॉपकीपर को, एंड देन फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था जीएसटी के 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स एस जीएसटी, सी जीएसटी, स्टेट और सेंट्रल 2 का रहता है। जो भी जीएसटी लगता है वो दोनों में मतलब जितना भी % जीएसटी लगता है वो दोनों में हाफ डिवाइड होता है। क्लियर है। अभी देखो जीएसटी आईएन, तो ये क्या होता है? जीएसटी आईएन क्या, अभी तक तो हमने जीएसटी पढ़ा, आईएन एक्स्ट्रा जुड़ा इसमें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या है तो पहले आपको बताते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब क्या है, पता है क्या? जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। कोई समझे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी बंदा है एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होता चला जाता है, ग्रो हो रहा है और उसकी जो इनकम है, ठीक है, वो 20 लाख से ज़्यादा होने लगे। तो इस कंडीशन पे उस ओनर को क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। जीएसटी पे करना मतलब उसपे एक जीएसटी आईएन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना का मतलब क्या है? वो जो सारे क्या बोलते हैं, जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस में वो जितना भी उसको मिलता है उसके अंदर वो जीएसटी पे करेगा। ऐसे आपको पे करने के लिए बोला जाता है क्या? डायरेक्ट आपको पे करने के लिए नहीं। जिसके 20 लाख से ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, तो वो सब क्या करती है? जीएसटी पे करती है। 20 लाख से जिसके भी ज़्यादा है तो उनके जो ओनर रहते हैं उनको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। और वो जीएसटी पे करने के लिए सबसे पहले उनको ये जीएसटी आईएन मतलब जीएसटी के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। जीएसटी के अंदर उनको जाना पड़ता है इन द सेंस कैसा? उसमें रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। आईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? रीज़न बता सकते हैं? बहुत बड़ी बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, उनको क्यों दिया जाता है? ताकि उनकी पूरी जो इंक्वायरी, उनकी पूरी जानकारी उनके पास रहती है, गवर्नमेंट के पास में, है ना। ये देखो हमने कुछ एक बनाने की कोशिश की है। ये जीएसटी आईएन जो कार्ड रहता है, पैन कार्ड आपने देखा होगा, है ना। पैन कार्ड में क्या होता है? पैन कार्ड में 10 नंबर्स, जो 10 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स रहते हैं ना, 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स रहते हैं, नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल नंबर्स, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल्स रहते हैं पैन कार्ड में। ये जैसे कि ये देखो, ये पैन कार्ड का है, ठीक है। और जो जीएसटी आईएन है ना, उसमें 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो क्या है, ये किससे बना हुआ है? हमारा जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जो 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स है वो पैन कार्ड के साथ साथ में और एक्स्ट्रा जो नंबर है 5 जो एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब 15 नंबर से जीएसटी आईएन बना है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अब देखो जीएसटी आईएन होता क्या है, ये जो हमने बनाया, ठीक है, इसे ही देख करके आपको पूरी चीजें समझाएंगे। यहाँ से जो देखेंगे ना आपको सब कुछ समझ में आएगा। जीएसटी आईएन में देखो ये 27 लिखा है आपका, ठीक है, ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z 5। जरूरी नहीं है ऐसा हो, है ना। सब स्टेट का भी अलग रहता है, जो पर्सन्स रहते हैं उनके भी अलग अलग रहते हैं, वही सबका नंबर तो अलग अलग रहेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा कि कौन सा किसका कार्ड है। तो देखो ये क्या है, ये जो 27 है, 27 किसको दे? 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड। ये जो 27 है ना, समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस कहाँ का है? महाराष्ट्र स्टेट का है। क्लियर है। 27 महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। और गुजरात का क्या है स्टेट कोड? 24। क्लियर है। एंड राजस्थान का 08। ऐसे बहुत सारे, मतलब सबके अलग अलग है। तो यहाँ पर इससे देकर के समझ में आ जाएगा कि बंदा कहाँ का है। क्लियर है, कहाँ रहने वाला है या कहाँ बिजनेस करता है। तो ये हो गया 27, आपका स्टेट कोड मतलब ये महाराष्ट्र को शो कर रहा है। क्लियर, फर्स्ट आपको समझ में आ गया, है ना। अब देखो सेकंड में आते हैं, ये 2 डिजिट नंबर होता है, ये 2 डिजिट नंबर होता है, जो कि क्या कहलाता है? ये स्टेट कोड कहलाता है। 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड। आप देखो यहाँ से लेके जो 10 तक आपका पूरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट पैन ऑफ द फॉर्म, जो आपके पैन कार्ड का नंबर रहता है ना, ये 10 डिजिट रहता है पूरा। क्लियर है, ओके। अब आगे आ जाओ, यहाँ लिखा 1 क्या है? 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन। 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन मतलब 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन मतलब एक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ही रजिस्ट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। देखो ओनर के पास जैसे एक बिजनेस है, तो वो 20 लाख से ज्यादा वो उसकी इनकम है, वो क्या करेगा? तो उसे रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है और उसे जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन जरूरी है कि सबका एक ही बिजनेस हो, किसी के 2 बिजनेस 3 बिजनेस 4 बिजनेस ऐसे रहते हैं। तो याद रखना, अगर वो उसके 2 बिजनेस है, दोनों में उसकी इनकम वैसी ही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और जीएसटी आईएन बनवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन होना, और मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो वो क्या होगा?
यहाँ पे 1 दिया है, 2 हो जाएगा वहाँ। अगर 3 शॉप है तो उसे 3 मतलब 3 GSTIN बनवाना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सॉरी। तो क्या है, ये नंबर जो है ये तो आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, है ना। तो 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन, 2 रिप्रेजेंट 2 रजिस्ट्रेशन, 3 रिप्रेजेंट 3 रजिस्ट्रेशन, ऐसा जितने शॉप्स हैं उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर है? क्यों होता है, कोई इसे छुपा नहीं सकता भाई, GST भरना पड़ेगा। इतने एक लिमिट से और अगर आपकी इनकम हो रही है, मानते हैं मेहनत आपकी, सब कुछ आपका है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है ना। जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो जहाँ से आप चीज़ें ला रहे हैं, सब कर रहे हैं आपको। जो गाड़ियाँ चलती है, जहाँ से आपका सामान आता है, तो जिस रोड से आ रही है, तो वो सारे कहाँ से आते हैं, वो सारे टैक्स लगते हैं। तो ये GSTIN क्या कह रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको एक नंबर दिया जाता है, आपको एक नंबर दिया जाता है और आपकी पूरी जानकारी उनके पास रहती है कि आपने GST टाइम पे किया कि नहीं। अब देखो आगे, फिर उसके बाद क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, Z देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट। यूनिफॉर्म फॉर ऑल मतलब सबके लिए एक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 20 लाख से ऊपर है जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं GST के अंदर, तो उनको पे करना ही पड़ेगा GST। किसी के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई कम पे करे कोई ज्यादा पे करे। क्लियर? यहाँ पे सबके लिए एक ही है रूल। बाय डिफॉल्ट मतलब ये पहले से की गई जो व्यवस्था है ना। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, पहले से की गई जो व्यवस्था, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था, पहले से मौजूद व्यवस्था या सुविधा, तो ये सबके लिए एक है। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रही है, Z। अब आगे देखो लास्ट वाला नंबर, यहाँ पर तो 5 लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 हो, और बहुत सारे अदर नंबर्स भी होते हैं। तो जो ये लास्ट वाला जो नंबर है ना, ये चेक सम डिजिट मतलब confirms the validity of GSTIN when entered on GST portal। मतलब GST में जब इंटर हो जाते हैं तो चेक सम डिजिट ये चेक करता है कि रियल में बंदे ने पे किया है या नहीं, GST पे किया है, ऑनेस्टली पे किया है या नहीं, कंफर्म करता है ना। वैलिडिटी ऑफ GST, उसकी वैलिडिटी कब की थी, टाइमिंग देता है, एक फिक्स टाइम देता है उस समय तक पे करने के लिए। तो उसकी वैलिडिटी, GSTIN की जो वैलिडिटी है वो और तो नहीं हो गई, आगे तो नहीं निकल गई, उसने पे किया है या नहीं किया, या कोई फ्रॉड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे नहीं। अभी बड़े बड़े हीरोज को देखो, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को देखना, जाकर के वो GST पे नहीं करते, है ना। तो कैसा उनके घर पे क्या होता है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, छापा पड़ना समझते हैं ना, ये हो जाते हैं। बहुत गलत है, लेकिन करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो हमें उनके उस सारे रूल्स को फॉलो करना हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या बताता है, चेक सम डिजिट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ GSTIN व्हेन इंटर्स ऑन GST पोर्टल। देखता है कि ऑनेस्टली पे कर रहा है कि नहीं, उस जो टाइम जो उनको दिया गया था उस टाइम के अंदर उसका GST बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका नाम क्या है, चेक सम डिजिट। क्लियर हो गया? तो इसमें ये सारी चीजें जो GSTIN है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब GST आपको समझ में आ गया, GSTIN समझ में आ गया, ठीक है। एक शॉर्टकट में आपको बता दें कि अभी आपने क्या क्या समझा। GSTIN एक बार अच्छे से देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, GST, SGST, CGST, है ना। क्या है ये चीज़ ना, थोड़ी सी आपको अभी हार्ड पड़ेगी, इसलिए हम जब भी बता रहे हैं तो 2-3 टाइम्स आपको रिपीट करते जा रहे हैं, अभी समझ में आएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं, है ना। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2 कंपोनेंट्स ऑफ GST, SGST, CGST, है ना। हमने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझ में आ रहा है ना। देखो फुल फॉर्म ऑफ GST, SGST, CGST आपको याद होना चाहिए। देन GST इज वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। PAN has 10 अल्फान्यूमरस एंड GSTIN has 15 अल्फान्यूमरस। और जिसमें कि GST कैसे पे किया जाता है वो हमने आपको अच्छे से बताया कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है, लेकिन जो GST होता है वो इनडायरेक्ट पे किया जाता है। क्लियर हो गया क्या, आपको समझ में आ रहा है ना। GSTIN जो हमने आपको बताया था, GSTIN ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मिलता है, जो कि 20 लाख के ऊपर जो होता है, फिर वो क्या करता है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन ये जो GST है वो इनडायरेक्ट कैसे होता है बताया हमने, एक शॉप का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि आप सामान लेते हैं, आप उन्हें पे कर देते हैं, और वो फिर जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, ले जाकर के गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं अभी। तो ये टोटल आपका कंप्लीट हुआ यहाँ तक का। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, HSN और SAC। क्या है ये HSN एंड SAC? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। ये जो HSN है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब
ये आपको किस में लगता है? गुड्स, मतलब जो आप सामान लेते हैं ना, जो सामान लेते हैं उस सामान में जो टैक्स लगता है वो आपका क्या कहलाता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें एचएसएन, उसमें एचएसएन लगता है, उसे हम एचएसएन कहते हैं। जो गुड्स में जो टैक्स लगता है वो आपका एचएसएन कहलाता है। एंड सेट, सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो जो सर्विस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है ना, तो गुड्स में जो टैक्स लगता है वो एचएसएन कहलाता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एंड जो सर्विस में जो टैक्स लगता है वो आपका क्या कहलाता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड, सैक। क्लियर है? दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दो प्रकार के टैक्स है, एक गुड्स का और एक सर्विस का। तो गुड्स में जो टैक्स दिए जाते हैं उसको हम एचएसएन बोलते हैं, एंड जो सर्विस में टैक्स दिए जाते हैं वो सैक। क्लियर हुआ? इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आप इतना ही समझ लो बहुत है। ठीक है? अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के जैसे टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट होता है जीरो रेटेड, एक आपको बुक में दिखाते हैं और उसके बाद समझाते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आएगी। यहाँ देखिए आप एचएसएन सैक वाला ये जो हमने बिल ऑलरेडी बना के रखा है, पहले आपको रेटेड बताते हैं। देखिए ये है आपका, आप देख रहे होंगे पेज नंबर 84। ठीक है? ये आपको टाइप्स एंड रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है। रेट हमेशा किस में रहता है? परसेंट में रहता है। याद रखो, ऑलवेज बी रिमेंबर, रेट हमेशा आपका परसेंट में रहेगा। और टैक्सेबल वैल्यू जो रहती है वो रुपीज़ में रहती है। टैक्सेबल मतलब जो हमको पे करना होता है ना, जितना उसका जितना रुपीज़ उसका रहता है, जितना उसका अमाउंट रहता है वो हमारा टैक्सेबल, जिसमें अभी टैक्स दिया नहीं है, जिसमें टैक्स देने वाले हैं। ठीक है? और उसमें प्लस जीएसटी होता है। प्लस जीएसटी मतलब वो जो रेट कितने परसेंट लगता है वो पूरा मिला करके आपका क्या होता है? बनेगा, टोटल अमाउंट बनता है। क्लियर है? तो पहले यहाँ देखो टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीरो रेटेड, लो रेटेड में आपको 5% रहता है। स्टैंडर्ड रेटेड आपके वन स्लैब का 12% एंड सेकंड स्लैब का 18% एंड हाईली रेटेड आपका रहता है 28%। मतलब ये जो परसेंट है ना ये फिक्स है, ये परसेंट फिक्स्ड है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये पहले से फिक्स करके रखा है, उन्होंने अपने हिसाब से बना के रखा। ऐसा नहीं कि 6%, 7%, 8% आप कभी नहीं देखोगे ऐसा। ठीक है? गवर्नमेंट ने जो बनाया है ये जो परसेंटेज, ये परसेंट फिक्स रहता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ों में देखना तो आपको इनमें से ही कोई परसेंटेज आपको मिलेंगे। क्लियर है? कभी ध्यान ये मत सोचना कि उसमें 6% होगा, उसमें 7% है, उसमें 20% है, वो परसेंटेज नहीं होते। क्लियर है? तो ये जो एचएसएन है ना, एचएसएन, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। इसमें 21 सेक्शंस होते हैं, आपको जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन फिर भी क्या है, चीज़ें अपने हमको पता होनी चाहिए। ठीक है? एचएसएन में 21 सेक्शन होते हैं और ये जो नंबर होता है ये जो जीएसटी और सीमा शुल्क दोनों में लागू होता है। क्लियर है? और उसके बाद इसमें जो 8 नंबर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स होते हैं वो किसको? माल को दर्शाते हैं। ठीक है? एंड उसके बाद के जो 2 नंबर होते हैं, उसके बाद के जो 2 नंबर्स होते हैं वो हेडिंग्स को दर्शाते हैं, हेडिंग शो करते हैं। और बाकी जो नंबर होते हैं उसके बाद जितने होते हैं वो सारे सब हेडिंग को शो करते हैं। क्लियर है? अब वैसे ही सैक, ठीक है, सैक सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो ये क्या है? 6 कोड के होते हैं। 6 कोड के होते हैं, ये अवेलेबल की गई है। और ये किस में होता है? सर्विस, जो सर्विसेज आपको दी जा रही है इन द सेंस आप जैसे कभी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आप कॉफ़ी टी जो कुछ भी लेते हैं, है ना, तो ये कॉफ़ी टी कॉफ़ी वगैरह तो सर चलो आपका की चीज़ें हैं, ये थिंग्स है ना, ये फूड आइटम्स है, लेकिन वो क्या की जा रही है? प्रोवाइड की जा रही है, आपको दी जा रही है, तो उसमें टैक्स तो पे करोगे ना। रेस्टोरेंट में आप पैसे देते कि नहीं? तो कॉफ़ी में भी आपके टैक्सेस होते हैं। कॉफ़ी का जो पेमेंट है वो तो दोगे, उसके साथ साथ ही आपको उसमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये जो कॉफ़ी वगैरह का है, कॉफ़ी के इसमें कितना परसेंट पे करते हैं आपको देखिए पूरा कुछ यहाँ पर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस आइटम लिस्ट। ठीक है? तो इसमें कहीं कॉफ़ी नजर आ रहा है क्या? कॉफ़ी, हाँ ये देखिए टी कॉफ़ी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें 5% टैक्स है। मतलब सब कुछ फिक्स किया गया है, हमारे हिसाब से कोई भी चीज़ें चलने वाली नहीं है ना। पूरा गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ करती है। तो देखो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी जो हमने आपको शो किया। ठीक है? कितना रेट ऑफ जीएसटी लगेगा ऑलरेडी गवर्नमेंट ही बनाई है, और गुड्स एंड सर्विस में टैक्स कितने क्या लिए जाते हैं, जीएसटी कितना क्या लिया जाता है, ये सारे परसेंट आपको हमने ऑलरेडी बता दिए। क्लियर हुआ क्या? चलो अब आगे देखते हैं। लास्ट में देखो ये लग्जरी आइटम्स दिख रहा है क्या आपको? हाईली रेटेड लग्जरी आइटम, हाईली रेटेड दिखा है ना। तो जो लग्जरी आइटम्स रहते हैं, लग्जरी आइटम्स मतलब जैसे हम गोल्ड लेते हैं, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, तो 4 व्हीलर है और जो कुछ भी आप लेते हैं, तो अगर लग्जरी आइटम लेते हैं तो उसमें आपको 21% जीएसटी लगता है। क्लियर हुआ? सॉरी 21 नहीं, 28%, 21 नहीं करा हमसे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। एंड सबके रेट समझ में आ गए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये रट्टा मार के रख लो, रट्टा क्या मारना है बस समझ लो थोड़ा बहुत, ये आपके बहुत थोड़ा काम आने वाला है। अब देखो जैसे आपने क्या लिया, एक शॉप में गए, मिल्क शेक लिया, ठीक है, मिल्क शेक लिया आपने, ये क्या है आपका? गुड्स।
ये गुड्स लिया आपने, मिल्क शेक लिया, किससे लिया? एक शॉप से लेंगे, ये शॉप में गए, आपने मिल्क शेक लिया, उसका कितना कितना रुपीज हुआ? समझो 100 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज है ये क्या हो गया? टैक्सेबल। याद रखना, अभी ये बहुत काम आने वाला है, ये है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा शॉपकीपर? इस मिल्क शेक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा? 5% उसने दिया है। तो ये जो 5% है ये क्या कहलाता है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से चल रहा है हमारा? रेट ऑफ जीएसटी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 रुपीज क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। अभी इसमें जीएसटी नहीं लगाया, अब उसके बाद 5% उसमें जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो 100 का 5% कितना होगा? कैसे निकालते हैं 100 का 5% कैसे निकालते हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये कट हो गया, मतलब 5 रुपीज, मतलब 5 रुपीज, मतलब उसको टोटल कितना रुपीज देना पड़ेगा? 100 + 5 = 105 रुपीज। अगर वो मिल्क शेक शॉप में जाते हो, मिल्क शेक का 105 रुपीज आपको बोलता है, तो आप बिना बोले दे देंगे, ठीक है। आप ये भी नहीं पूछेंगे कि किसका है कि क्या है, उसने मांगा, हमने दे दिया, मतलब आपने क्या किया? इनडायरेक्टली आपने जीएसटी पे कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है। तो इसमें चीज को क्या चीज हमको ध्यान रखना है, क्यों बता रहे हैं हम? ये 100 रुपीज आपका टैक्सेबल वैल्यू है, एंड जो परसेंट है, जो जीएसटी आपको पे करना है, वो रेट 5% है। क्लियर है? तो ये समझ लो, रेट हमेशा आपको परसेंट में रहता है, और ये आपका टैक्सेबल वैल्यू कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका? ये क्या कहलाता है? वैल्यू विद जीएसटी, ठीक है। अमाउंट, टोटल अमाउंट कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन में अभी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। अब देखो, अब आगे आते हैं। तो ये परसेंट वाला समझ में आ गया। अब देखो, ये एक बिल है, ठीक है। आपको बिल मिलता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कुछ चीजें खरीदते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम खरीदने गए कोई सामान, देखो ऊपर में लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, ठीक है। और गुड्स परचेस, कुछ सामान हमने खरीदा, उसका बिल, ठीक है। क्या क्या लिखा रहता है? देखिए यहाँ पे सप्लायर के नेम लिखे रहते हैं, वो सब हमने मेन जो हमको काम है वो लिखा। GSTIN जो 15 अल्फा न्यूमरल्स होते हैं, ये हमने लिखा। देखो ये साइड में लिखा रहता है, इनवॉइस डेट लिखी होती है। GSTIN पता है ना आपको? GSTIN इन द सेंस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब देखो उसके जरिए क्या होता है, बता चुके हैं हम आपको वैसे, है ना। जो जीएसटी जो पे करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जिसका 20 लाख से ज्यादा अर्लियर अमाउंट होता है ना, जो 20 लाख से ज्यादा कमाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है? जीएसटी में एंटर होना पड़ता है। उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और उसके जरिए फिर उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट किया जाता है, और उनसे जीएसटी पे करने को कहा जाता है। क्लियर है? तो चलो, अब ये हो गया इनवॉइस नंबर, जीएसटी और 110, ठीक है। तो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, हमारा रीजन क्या है ये दिखाने का? आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप ऑलरेडी, लेकिन क्या है इसमें से अगर हम समझाएंगे ना, आपको चीजें समझ नहीं आएगी। देखो ये जो हमने लिया ना, ये यहाँ से हमने सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का लिया है, ये है ना, आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू दी है। तो देखिए हमको क्या दिखाना है? मेन HSN कोड दिखाना है आपको, बाकी चीजों की जरूरत नहीं। HSN कोड किसके लिए? गुड्स परचेस। यही बताया था आपको कि ये जो गुड्स परचेस करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो उसमें HSN कोड लगता है। क्लियर है? अब आगे देखो यहाँ पे और एक चीज, CGST SGST, ये दोनों भी कैसे रहता है? दोनों भी सेम रहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, रिमेंबर SGST = CGST = 1/2 × GST, मतलब जीएसटी का जो हाफ रहता है दोनों में डिवाइड होता है। जीएसटी का जो हाफ इन द सेंस, जैसे ये 5 रुपीज है, उसको 5 रुपीज जीएसटी लगेगा। मिल्क शेक वाले को 5 रुपीज जीएसटी उसको मिला, मतलब जिसने भी पे किया उससे मिल्क शेक वाले को मिल गया, मतलब उसे कितना? 105 रुपीज मिला। अब 100 रुपीज तो वो अपने पास रख लेगा, हक है उसका पैसा है। लेकिन ये 5 रुपए का क्या करेगा? वो 5 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। 5 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा, मतलब ये जीएसटी उसने पे कर दिया। अब क्या होगा? ये जीएसटी के प्लेस में हमने 5 लिखा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10, मतलब हाफ कितना हो गया? 5 का हाफ 2.5, तो 2.5 2 टाइम हो गया, तो ये 2.5 = 2.5, मतलब दोनों को बराबर मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी दोनों में बराबर, दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। ये 5 रुपए। क्लियर हुआ? ये जो शॉप वाला है वो तो गवर्नमेंट को पे कर देगा, बाकी जो प्रोसीजर है वो आगे चल के यहाँ पे होगा। क्लियर है? कोई शॉप वाला भी ये नहीं देखते रहता कि मैं उसको 2.5 रुपये दूँ कि उसको 2.5 रुपये दूँ, इस तरह से नहीं होता। छोटे छोटे बैलेंस तो खैर दिए नहीं जाते, बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे रहता है। तो देखो बताने का मतलब आपने समझा ना। देखो यहाँ पर भी देखिए आप CGST और SGST आप देख रहे हैं, और एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, हमने इसके पहले भी बताया था कि ये जो GST लगता है ना, ये कभी आपको टोटल परसेंट नहीं बताएगा।
टोटल परसेंट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको जो 5% हम बोल रहे हैं तो 5% कभी नहीं बताएगा, 5% कभी नहीं, हमेशा क्या बोलेगा 2.5% एंड 2.5%, हमेशा ऐसा ही लिख के आएगा। अगर आपका 36 रुपीज है, जैसे कोई देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ 9% है, 9% बताया चाहता तो एक जैसे क्या 18% बोलता, लेकिन 18% नहीं, कभी भी आपका टोटल परसेंट नहीं लिखा रहता, आपका CGST अलग लिखा रहेगा और SGST अलग लिखा रहेगा, जबकि दोनों भी इक्वल है, दोनों भी समान है, ठीक है। तो दोनों में डिवाइड होता है, 9% है मतलब 18 रुपीज इसको, 9% है मतलब 18 रुपीज इसको, किस बेस पे, ये 18% है तो 18% का निकालोगे आप तो क्या होगा, कितने का 18% निकालना है आपको, 200 का। चलो तो 18% ऑफ 200 निकालना आता है कि नहीं आता, हाँ, तो 18% मतलब क्या लिखते हैं, ये परसेंट का मतलब आपका 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 200 कट 18 टू 36 हो गया 36। अब 36 का हाफ कर दो, 36 आपको 36 रुपीज क्या करना है, GST पे करना है, तो वो दोनों कैसे जाएगा, कभी भी 36 रुपीज नहीं बताएगा, 2 1 2 एंड 2 1 2 2 8 16 आ गया 18 रुपीज, आ गया ना 18 रुपीज, ओके। तो यही चीजें आपको बता दी। अब ये जो 18 रुपीज है 18 दोनों में डिवाइड हुआ, ठीक है, 18 दोनों में डिवाइड हुआ, 9% मतलब 18 रुपीज दोनों में डिवाइड हो गया, क्लियर हो गया क्या। चलो तो यहाँ तक की चीजें आपको आपको अच्छे से समझ में आई होगी। HSN क्या है, SAC क्या है, टाइप्स ऑफ GST एंड टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस, ये जो बिल बताया ये बिल भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद ऐसे कुछ नोट्स देंगे आपको, कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले। फॉर्मूलेस आपको बता तो देंगे, लेकिन क्या है, फॉर्मूलेस को रट्टा मत मारिएगा, ठीक है, बताएंगे आपके लिए मतलब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, लेकिन उसे रट्टा मत मारिए, समझ के पढ़िए, समझ के सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद फिर हम आपको कुछ नोट्स बताते हैं। तो चलो ये है हमारे मेन नोट्स, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक विथ फॉर्मूला। देखो GST इंट्रोडक्शन में GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने सब कुछ बता दिया, पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। ऑल टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, जितने भी मतलब जो टैक्सेस है वो किस में इंक्लूड होगा, अंडर GST, ओके। जितने भी टैक्सेस होते थे सब टैक्सेस अब सब बंद हो गए, सब किस में इंक्लूड हो गए, GST के अंदर इंक्लूड हो गए, ओके। GST इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, GST इज इम्पैक्ट फ्रॉम, कब उसका इफेक्ट, कब मतलब उसका प्रभाव स्टार्ट हुआ या कब उसे लागू किया गया, 1 जुलाई ऑफ 2017, ओके। GST इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो हमने बताया, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन द सेंस आप शॉप से सामान लेते हैं, वहां पैसा दे देते हैं, वो GST पे हो गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। GST टैक्स इनवॉइस टैक्स इनवॉइस मतलब जो बिल जो मिलता है, तो क्या होता है उसमें, CGST एंड SGST आर टू कंपोनेंट्स ऑफ GST, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। अब CGST क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड SGST दिस इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म भी लिखा है। एंड GSTIN ये भी आपको बता दिए कि 20 लाख से ऊपर जिनका होता है उन्हें GST के में एंटर होना पड़ता है, जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको मिलता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN हैज 15 अल्फान्यूमेरिक, इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर। तो जो GSTIN है उसमें पैन नंबर भी आप उनका क्या होता है, इंक्लूड होता है, 15 होता है ना GSTIN में 50 अल्फान्यूमेरिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसमें कि 10 तो पैन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो GSTIN इज, देखिए, मॉनिटरी फॉर द डीलर हुज एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सेड्स ₹20 लाख, है ना, पहले से उसका 20 लाख ज़्यादा हो गया, मतलब पहले साल जितना था उसमें नहीं, पहले से उसका टर्नओवर एक साल के बाद ही किया जाता है ना, एक साल के बाद ही उसका देखा जाता है उसका टर्नओवर कितना हुआ, तो 20 लाख तक होगा, 20 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, GSTIN में एंटर होना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। अब देखो HSN कोड, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सब कुछ बता दिया हमने आपको, ये सिर्फ आपको फाइनल दे रहे हैं, एक समरी जिसको बोलते हैं, हिंदी में आप समरी पढ़ते हैं ना, ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिवन न्यूमेरिक कोड कॉल्ड HSN कोड, ठीक है। ऑल गुड्स याद रखो, यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, गुड्स। अब देखो SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, फुल फॉर्म है ऑल सर्विसेज आर क्लासिफाइड बाय गिवन न्यूमेरिकल कोड कॉल्ड SAC, ये सर्विसेज, ये गुड्स, ये सर्विसेज। HSN और SAC दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यही आपको बताने के लिए इसके पहले भी हमने बिल बनाया था, एक जो इनवॉइस बनाया था, बैक जाइए थोड़ा सा देखिए वीडियो, समझ में आएगा। स्पेशल वो समझाने के लिए आपके लिए बिल ब्लैक बोर्ड में बनाया था, चाहते तो आपको बुक से भी बता सकते थे। कौन सा बिल हमने बताया था आपको, ये इस तरह का बिल बना के दिखाया था, है ना, जिसमें सिर्फ 2-3 लिए थे हमने। और SAC में क्या होता है, ये जो HSN लिखा है ना, ये गुड्स का है जो ऊपर का हमने बताया, और यहाँ पर अगर वो सर्विसेज रहता है, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ खा रहे हैं, कॉफी टी जो कुछ भी आपने ऑर्डर किया, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो वो सर्विस टैक्स होता है, तो यहाँ पर आएगा SAC, ये समझ लीजिए आपकी ये होटल का बिल है,
होटल का बिल है, तो ये हो गया आपका सेल। आपने कॉफ़ी ली, मसाला डोसा लिया, मसाला टी लिया, जो भी लिया, तो ये कॉफ़ी टी मसाला डोसा ये चीज़ें, ये तो चीज़ें हैं, ये थिंग्स। आप बोलेंगे कि ये तो फूड्स आइटम है, अरे बट लेकिन ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप रेस्टोरेंट में जा गए हैं तो वो आपको दिया जा रहा है, तो उसका पेमेंट करना, तो वो सर्विस, वो सेवा दी जा रही है ना आपको, तो वो सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ रेट ऑफ जीएसटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस सच एज 0%, 5%, 12%, 18%, 20%। जस्ट अभी इसके पहले हमने आपको पूरा बताया था। क्लियर है? अब दीज रेट्स आर फिक्स्ड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते कि हम कितना भी परसेंट लगाएंगे, किसके बाप का क्या जाता है, ऐसा कई कई लोग बोलते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट जो बताएगी, आपने ही गवर्नमेंट बनाएंगे ना, आपने ही अपने प्रतिनिधि चुन के भेजा है, तो वो जो करेंगे वो गलत तो नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट गलत करती तो फिर आप गलत है ना, क्योंकि चॉइस आपकी थी। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, ये जो गवर्नमेंट बनाती है ये फिक्स है, ये प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पूरा टर्नओवर किया गया। ओके, नाउ टैक्सेबल प्राइस, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लेविड इम्पोज्ड इज कॉल्ड टैक्सेबल प्राइस और टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या है, टैक्सेबल प्राइस किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब जो चीज़ें रहती है उसकी जो वैल्यू रहती है विद जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लेविड इज कॉल्ड टैक्सेबल प्राइस और टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है? जिसमें कि जीएसटी क्या करना रहता है, इंक्लूड करना रहता है, वो आपका टैक्सेबल वैल्यू। अब मतलब टैक्सेबल मतलब टैक्स पटाने वाला। ठीक है, इन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस में देखो क्या होता है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी। मतलब क्या बताया था हमने आपको, ये जो जीएसटी का जो हाफ है, ये दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। क्लियर है? यहाँ पर अभी जस्ट इसके पहले हमने इसके वीडियो में रिवाइंड करके देखिए, यहाँ पर बड़े तौर पे आपको समझाया था। ठीक है, डिटेल में। अब टोटल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विद जीएसटी। टोटल वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब जो सामान दिया उसकी वैल्यू विद जीएसटी के साथ, तो वो आपका टोटल वैल्यू जो आपको पूरा पे करना है। ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू क्या बताया हमने आपको, जिसमें जो गुड्स की जो वैल्यू है उसमें अभी क्या ऐड करने का है, जीएसटी ऐड करने का है। तो टैक्सेबल वैल्यू जैसे हमने क्या बताया था, आपने मिल्क शेक लिया था, है ना, 100 का पड़ा था, और आपको जीएसटी कितना लग रहा था उसमें, 5% लग रहा था, तो ये आपका टैक्सेबल है और ये आपका रेट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तब आपका क्या कहलाएगा, तभी आपका कहलाएगा टोटल वैल्यू। याद रखना, ये टैक्सेबल, ये रेट ऑफ जीएसटी और ये टोटल। क्लियर है? चलो, इफ टैक्सेबल वैल्यू इज नॉट गिवन, टेक एसपी सेलिंग प्राइस एज टैक्सेबल। आप कहीं पर ऐसा रहता है टैक्सेबल वैल्यू लिखा नहीं रहता है ना, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है टैक्सेबल वैल्यू, तो वहाँ पे उसकी जगह में क्या लिखा रहता है, एसपी सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस जो रहता है ना, हाँ, उसे ही टैक्सेबल वैल्यू माना जाता है, और फिर उसके बाद फिर उसमें क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, रिमेंबर दैट इन द इनवॉइस सीजीएसटी अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी अमाउंट। हमने वैसे भी पहले बता चुके कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपको फॉर्मूले दिए, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी 1/2 रेट ऑफ जीएसटी। मतलब क्या बताया, ये जो बताया यही है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रेट है, रेट मतलब परसेंट। ठीक है, इसका जो टोटल परसेंट रहेगा, इसको और इसको हाफ मिलेगा। क्लियर हो गया? मतलब अगर ये आपका कितना है, 5% है, तो इसका 1/2 निकालेंगे, हाफ निकालेंगे, तो कितना होगा, 2.5% इसका, 2.5% इसका। वैसे ही अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब अगर इसे 5 रुपीज, टोटल जीएसटी 5 रुपीज है, तो 5 का हाफ कर लो, तो 2.5 रुपीज और 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब जो पूरा जीएसटी का जो अमाउंट, जीएसटी लेके जो पूरा अमाउंट है, तो रेट ऑफ जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू आपका 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5% है। ठीक है, तो उसका टोटल करेंगे तो आपका क्या आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब 105 रुपीज़ बताया हमने। वो एग्जाम्पल ध्यान रखो, चीज़ें जल्दी ध्यान रखो। अब देखो, टोटल वैल्यू विद जीएसटी, तो टैक्सेबल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको मिला और टैक्सेबल वैल्यू ये जो मिला, ठीक है, तो वो टोटल वैल्यू विद जीएसटी। क्लियर? आगे देखो, अब आ जाओ डिस्काउंट। बहुत ज़्यादा मिलता है, लोग डिस्काउंट बहुत देखते हैं। अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंटेड प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस रहता है ना, उससे अमाउंट को डिडक्ट, उससे माइनस कर दिया जाता है। तो देखो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस क्या रहेगा आपका, कुछ भी रहेगा, तो रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर आपका प्रिंटेड प्राइस 100 रुपीज़ है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट कभी भी परसेंट में रहता है, पता है ना, तो रेट ऑफ डिस्काउंट आपका कितना रहेगा, 5% है, तो 5 पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका प्रिंटेड प्राइस है, काट दिए, 5 रुपीज़ कम हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो 100 में से 5 रुपीज़ का मतलब कितना मिलेगा आपको, 95 मिलेगा। ओके, आगे चलो। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, सेलिंग प्राइस जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू, हमने बताया ना, जहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखा रहता वहाँ पर अगर एसपी लिखा रहता है, वो दोनों एक ही होता है। सेलिंग प्राइस को ही टैक्सेबल वैल्यू मानो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें डिस्काउंट को माइनस कर दो, ठीक है। जितना भी डिस्काउंट है रुपीज़ में, जितना भी डिस्काउंट है वो माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम निकल आएगा। मतलब जो भी आइटम है उसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा, है ना। तो ये है आपके टोटल नोट्स। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो, लिख लो, जो कुछ भी करना है कर लो। तो ये आज आपका लेक्चर 1, ठीक है। इस लेक्चर 1 में हमने आपका टोटल बेसिक एंड बेसिक्स कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको एग्जांपल के साथ में प्रैक्टिस सेट में लेके चलेंगे। क्लियर है? होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद बातें करते हैं। कर लिया आपने? चलिए, आप तो वीडियो रिवाइंड करके भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर 1 आपका चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो इसका लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट विथ एग्जाम्पल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें लिखने में तो बहुत मेहनत लगती है। आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने लेकर के आते हैं। सो प्लीज़ हमारी इस मेहनत का एक छोटा सा फल देना है। क्या कि सिर्फ हमें मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना, आप कमेंट सेक्शन पे बताइए हमने कैसा लिखा, गलत हुआ, क्या हुआ। अच्छा लिखा है तो पॉजिटिव कमेंट्स दे दीजिए, खुशी होती है, अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, और ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।